हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिशा सक्सेना और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट सेक्युलरिज्म। इस वीडियो से आपके दो चैप्टर्स कंप्लीट होंगे एनसीईआरटी के, एक तो 8th क्लास का सेकंड चैप्टर और एक 11th क्लास की पॉलिटिकल थ्योरी का 8th चैप्टर। ये दोनों सेक्युलरिज्म के बारे में, इसलिए हम उनको साथ में कंबाइन करके पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके यूपीएससी के प्री और मीन्स एज वेल एज स्टेट पीएससी के प्री और मीन्स में काम आने वाला टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि सेक्युलरिज्म होता क्या है, ये हमारे इसका प्रोविजंस क्या क्या मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन सेक्युलरिज्म एज वेल एज वेस्टर्न में क्या डिफरेंसेस हैं, वो चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्युलरिज्म हमने सबसे पहले वर्ड कहाँ देखा था, ये टर्म कहाँ देखा था, हमने देखा था जब हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था या प्रीएम्बल जब हमारा प्रेजेंट हुआ था, तब सेक्युलरिज्म जैसा टर्म उसमें मेंशन नहीं था। ये टर्म ऐड हुआ है आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इस अमेंडमेंट के बाद सेक्युलरिज्म हमारे प्रीएम्बल में ऐड हुआ था। सिर्फ सेक्युलरिज्म नहीं, एज वेल एज सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये दोनों टर्म भी ऐड हुए थे। ये तीनों टर्म सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के बाद ऐड हुए थे हमारे प्रीएम्बल में। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म इज द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग रखना ही हमें सेक्युलरिज्म का मतलब है। The Indian Constitution contains fundamental right that protects us against state power as well as against the tyranny of the majority. हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? ये पार्ट 3 में मेंशन्ड, पार्ट 3 में मेंशन्ड है आर्टिकल 12 से 35 तक। ये हमें बताते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। ओके, in keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted strategy of separating the power of religion and the power of the state. कौन सी strategy? Separating the power of the religion and the power of the state. Secularism referred to this separation of the religion from the state. Secularism का मतलब समझ गए हम कि क्या होता है religion का separate होना from state power. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. तो हमारे फंडामेंटल राइट में हमने देखा था कि एक जो उसमें पार्ट है वो बता रहा है 25 आर्टिकल से 28 तक राइट टू रिलीजियस बिलीफ, यानी कि हम अपने हिसाब से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रपोगेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें बताई है। दो Jews faced discrimination for centuries throughout the Europe, यहाँ पे बता दिया है एक एग्जाम्पल कि कहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन या डोमिनेशन होता है किसी मेजॉरिटी रिलीजन के द्वारा। Those Jews faced discrimination for centuries throughout Europe. In the present state of Israel, Arab minorities, both Christian and Muslim, are excluded from social, political and economic benefit available to Jewish citizens. तो ये कि जो ज्यूज थे उनने कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहा। अगर माइनॉरिटी में क्रिश्चियन और मुस्लिम है तो उनने भी जो है डोमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन सहते हैं। जो भी रिलीजन उसमें होगा मेजॉरिटी में, वो हमेशा ट्राई करेगा माइनॉरिटी रिलीजन वाले को डोमिनेट करने का। इवन अगर हम करंट का एग्जांपल देखें तो इजराइल पैलेस्टीन में भी क्या चीज़ हो रही है, जो मेजॉरिटी रिलीजन या जो पास्ट का उनका रिलीजन को लेके कॉन्फ्लिक्ट था, वही चीज़ आज वापस से आ रही है, उनका एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन रहा है। ओके, तो हमसे यहाँ से ये भी दिख रहा है कि रिलीजन ही एक ऐसा बेसिस हो जाता है जो कि वॉर का रीज़न बनता है। इजराइल पैलेस्टीन क्यों? क्योंकि उनका एंशिएंट टाइम में कुछ रिलीजन को लेके कुछ चीज़ें थी जिस वजह से आज वो वापस सामने आई और वापस से उस चीज़ को लेके वहाँ पे वॉर क्रिएट हो गई है। Subtle forms of discrimination also continue to persist against non-Christians in the several part of Europe. The condition of religious minority, same religious minority हम पाकिस्तान बांग्लादेश में भी देखते हैं, जिससे वहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है रिलीजन की वो है मुस्लिम। जो भी माइनॉरिटी में होगा उसके साथ वहाँ पे भेदभाव होगा, डोमिनेशन होगा, उस पर उसको मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ेगा। ठीक है,
Such example remind us of the continuing importance of secularism for people and societies in today's world. अब हम देख लेते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कि क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है. तो हमने जब पहले बात की थी फंडामेंटल राइट की, तब हमने देखा था आर्टिकल 14 to 18 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 14 बात करता है रूल इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. हर कोई लॉ के सामने इक्वल है और हर किसी को लॉ का मतलब प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. तो वो बात कर रहा है आर्टिकल 14. आर्टिकल 15 बात करता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सेक्स, कम्युनिटी, कलर, रिलीजन. इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ पे. ये बात करता है आर्टिकल 15. आर्टिकल 16 बात करता है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलनी चाहिए, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी भी बेसिस पे, जेंडर, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ये 3 हमारे यहाँ पे आर्टिकल दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट में, जो बात करते हैं इक्वालिटी की, फ्रीडम की. एक और हर आर्टिकल में क्लॉजेज होते हैं सेम एज इट इज. 16 में भी एक क्लॉज है, 16 क्लॉज 5. दैट उसमें बताया गया है कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मंदिर, मस्जिद या चर्च, तो वहाँ पे जो भी होते हैं पुजारी या फादर जैसे चर्चेस में होते हैं, तो उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड होंगी उसी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही. अगर हिंदू के मंदिरों के लिए है तो वहाँ पे कोई हिंदू ही आएगा. वैसा प्रोविजन बताया गया है इन आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में. ओके, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 25 से 28. ये इट टॉक्स अबाउट द राइट टू रिलीजन. फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है. ये आगे हम और डिटेल में देख लेते हैं कि 25 से 28 किस बारे में बात कर रहा है. आर्टिकल 51A. ओके, आर्टिकल 51A प्रमोट्स दी ओके. तो आर्टिकल 51A क्या बात कर रहा है? दैट प्रमोट्स हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ, पीस के साथ हमें रहना है. आर्टिकल 51A किस पार्ट में मेंशन्ड है? आर्टिकल पार्ट 4A में मेंशन्ड है. 51A एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो पार्ट 4A में मेंशन्ड है. पार्ट 4A टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज. तो 51A किस में मेंशन्ड है? फंडामेंटल ड्यूटीज में. फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? 4A में. फंडामेंटल ड्यूटीज वो चीज़ें बताता है एक तरीके से हमारी ड्यूटी हमारे नेशन को लेके, या हमारी ऐसी क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए कि हमारा नेशन का ग्रोथ हो, उसमें हार्मनी बनी रहे. ये चीज़ें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है. ये ऐड हुआ था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी. फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमेटी. इनकी कमेटी ये थी जिसने रिकमेंड किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी का भी होना चाहिए, जिससे लोगों को अपना वो पता चलेगा कि उन्हें करना क्या, उनकी ड्यूटी पता चलेगी, एक सिविक राइट पता चलेगा, सिविक रोल पता चलेगा एक तरीके से. इसलिए हमारे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज आया था इन पार्ट 4A. उसमें एक ही आर्टिकल है 51A. इसमें 11 पॉइंट्स बताए गए हैं. 11 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है कि हमारी क्या क्या ड्यूटी हमारे नेशन को लेके. उसी में एक है प्रमोट्स हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड. ओके, ये हमने देख लिया कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन मेंशन्ड है. अब हम बात कर ले आर्टिकल 25 से 28 की. आर्टिकल 25 इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम टू प्रोपोगेट, कंसाइंस, प्रैक्टिस एंड प्रोफेस. यानी कि हमारे पास फ्रीडम है कि हम हमारे रिलीजन को जो है प्रचार कर सकते हैं, उसकी जो भी रिचुअल्स है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों तक उस चीज़ का
जो मतलब उसके बारे में बतानी है, कहानियाँ बतानी, वो हम बता सकते हैं, वो सब हम कर सकते हैं। ये आर्टिकल बता रहा है 25। अब इसमें ये चीज़ आने लगी, मतलब जब ये आर्टिकल आया था तब लोगों ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे लोगों को लगा कि अगर हमें राइट है, फ्रीडम है कि हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, कंसाइंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी सामने वाले का रिलीजन भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन भी करवा सकते हैं। तो ये चीज़ उनकी सॉर्ट हुई थी बाय द रेव स्टैंटिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये एक केस हुआ था जिसमें ज्यूरिसडिक्शन आया था जिसने कहा था कि फंडामेंटल राइट सिर्फ प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, कंसाइंस और प्रोफेस करने का है। इट्स नॉट अबाउट टू कन्वर्ट समबडी एल्स रिलीजन। ओके, यानी कि क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट ये नहीं है कि आप किसी और का भी रिलीजन कन्वर्ट करवा सकें। ये हमारे इस केस के द्वारा बताया गया था। यानी इसका में जो ज्यूरिसडिक्शन मतलब जो जजमेंट आया था वो ये आया था। ओके, नाउ आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इन सब के आगे मैनेज, इनके प्रोपोगेट, सबके आगे फ्रीडम है, फ्रीडम टू पेमेंट, फ्रीडम। ओके, मैंने लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट मतलब जो मेन चीज़ है वो लिख दी है। आर्टिकल 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आपको फ्रीडम है कि आपके जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको आप अपने हिसाब से, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से चला सकते हैं। इसमें स्टेट इंटरप्रेट नहीं करेगा, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। Okay, now article 27, freedom to payment of taxes for promotion of any one religion, any particular religion. Okay, यानी कि जो भी रिलीजन है वो अपने प्रमोशन वगैरह के लिए अगर कर रही है, रैली वगैरह निकाल रही है, तो इस पे गवर्नमेंट उन पे टैक्स या कर, टैक्स को हम हिंदी में बोलते हैं कर, वो नहीं लगाएगी उन पे। ओके, लेकिन इनसे फीस कलेक्ट करी जा सकती है, टैक्सेस नहीं लेगी, लेकिन फीस ले सकती है। हमने भी चंदे वगैरह दिए हैं, वो चीज़ आ जाती है कि फीस दे सकते हैं, टैक्सेस वगैरह नहीं होते। ओके, नाउ आर्टिकल 28, फ्रीडम हैज टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम हैज टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। यह आप पे निर्भर करता है या आपके ऊपर है कि आपको कोई भी कहीं पे भी अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं या उनकी बातें बताई जा रही तो आपको अटेंड करना है कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये भी हमारे आर्टिकल 28 में बता दिए। इसमें ये चीज़ और बोल दी है कि अगर इफ एनी इंस्टीट्यूशन इज होली एड और होली ओन्ड और होली एड बाय स्टेट, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। क्या बोल रहा है कि अगर ओन्ड एंड एडेड बाय स्टेट तो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। ओके, इफ अगर इट्स पार्शियली ओन्ड और पार्शियली एडेड बाय स्टेट तो इट्स वॉलंटरी बेसिस कि आपको अटेंड करना है कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइवेटली ओन्ड है, यानी कि कोई ट्रस्ट चला रही, कोई पर्टिकुलर रिलीजन ही चला रहा है, क्रिश्चियन स्कूल हो गए या मदरसा हो गए जो कि इस्लाम के एजुकेशन देती है, राइट। अब वहाँ पे तो वो प्राइवेटली ओन्ड है, वहाँ वो पर्टिकुलर रिलीजन का ही है, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली होते हैं, आपको अटेंड भी करने पड़ेंगे। ये चीज़ बात करती है, ठीक है। ये चीज़ 3 प्रोविजन होगा इस चीज़ के भी कि अगर ओन्ड और एडेड बाय स्टेट है तो इंस्टीट्यूट वहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, ना ही देंगे, नहीं दे ही नहीं सकते। पार्शली एडेड है तो वॉलंटरी बेसिस पे होगा कि देना है, उन लोग को अटेंड करना है कि नहीं। बट अगर कंप्लीटली ओन्ड बाय प्राइवेट ट्रस्ट तो वहाँ पे अलाउड होता है सब। ओके, तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 हमने बात कर ली।
ओके एक और चीज़ कि आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब एक रिसेंट में हुआ था कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम्स में जो होता है डिवोर्स को लेके, उस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो पहले तो ये बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट में कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने हिसाब से मैनेज करिए, स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, बट एट द सेम टाइम उनने क्या करा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया ट्रिपल तलाक को। ट्रिपल तलाक को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। ये किससे किया था, ये इसका भी एक केस है, शायरा बानो केस। शायरा बानो केस में यही जजमेंट दिया था कि उनका जो ट्रिपल तलाक का है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर हो जाता है कि आप 26 फंडामेंटल राइट में चीज़ बोल रहे हैं कि अपना रिलीजियस अफेयर को अपने हिसाब से मैनेज करिए, और वहीं पे उन्हें ट्रिपल तलाक, उनके मुस्लिम का एक तरीके से हम प्रैक्टिस बोल सकते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है फंडामेंटल राइट के साथ 26 के साथ, राइट क्या पहले कर लो और फिर यहाँ पे उन्होंने ट्रिपल तलाक को कर दिया, तो ये चीज़ें आ जाती है। ओके तो हमने दो केस देखे यहाँ पे, रेव स्टैंटिसलस का जिसमें बताया गया कि आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते किसी का रिलीजन, एक में देखा हमने शायरा बानो केस जिसमें आर्टिकल 26 का कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर था वो। ओके ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने डिस्कस कर लिए हैं अबाउट सेक्युलरिज्म की, कहाँ कहाँ हमें इसके बारे में बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है रिलीजन को सेपरेट करना स्टेट से, क्या ज़रूरत है, नहीं करते हैं क्या ही हो जाएगा, कुछ ऐसे मतलब बेसिक डिफरेंस तो क्या ही आएगा अगर इंटरफेयर कर भी लेगी स्टेट में, तो स्टेट पावर रिलीजन के उसमें। तो देखते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, पहला ही कि हमें फंक्शन करना है एज अ डेमोक्रेटिकली, यानी कि अब हमारे यहाँ पे तो डेमोक्रेसी फॉलो होती है, यानी कि लोगों के पास पावर है कि उन्हें कैसे चलना है या उनके पास फ्रीडम है, फ्रीडम टू मतलब फंडामेंटल राइट देख लिए 25 to 28 टॉक्स अबाउट दैट, फ्रीडम टू रिलीजन। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस, ऑलमोस्ट हमारे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं वहाँ पे एक रिलीजन से ज़्यादा हो गई। हम लोग खुद इंडिया में देखते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है, हर जगह बहुत आपको अलग अलग लोग मिल जाएंगे अलग अलग रिलीजन्स के। Within these religious groups there will mostly likely be one group that is in majority. If this majority religious group has access to the state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute person of other religion. हमेशा क्या होता है, जो मेजॉरिटी में होता है वो अपने माइनॉरिटी वालों को सप्रेस करता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले में साउथ अफ्रीका का हमें एग्जाम्पल बताया था वाइट और ब्लैक के बीच में। तो वो चीज़ आ जाती हैं कि कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे जबकि माइनॉरिटी थी, तो इतना चल रहा था, अगर मेजॉरिटी में होते तो क्या ही करते उनके साथ। ऐसे हर जगह चलता है कि मेजॉरिटी जो है अपने माइनॉरिटी वालों को दबा के रखना चाहती है। तो क्या होता है कि अगर कोई रिलीजियस ग्रुप है उसके पास सारी स्टेट की पावर आ गई, फिर तो क्या करेगा, अपने जो माइनॉरिटी में है उधर पे ग्रुप, उन पे ज़्यादा अपना जोर चलाएगा, उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखेगा। उनके पास रिलीजियस पावर आ गई तो उनके पास पैसा आ जाएगा, उनके पास सारी फाइनेंशियल पावर आ गई, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आ गई, उस चक्कर में तो वो लोग लोगों को मारने लगेंगे, उन पर अत्याचार करने लगेंगे, ये चीज़ें आ जाएंगी। दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी could result in the discrimination, coercion and this times killing of the religious minority. Mainly it results in killing of many. ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो मेनली मतलब किलिंग पे आ जाते हैं कि लोगों की मौतें बहुत ज़्यादा अमाउंट पे होती हैं ऐसे टाइम पे। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। मेजॉरिटी उन्हें ऑप्रेस करेगी, सप्रेस करेगी कि आप अपना रिलीजन फॉलो नहीं करेंगे, आप हमारा रिलीजन फॉलो करें। जो मेजॉरिटी का है उसमें कन्वर्ट हो जाए, सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगी, उन पर डोमिनेशन दिखाएंगी। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इन violation of the rights that a democratic
society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Okay, rights हमें अगर ऐसे डोमिनेशन चल रहा है तो वायलेशन ऑफ राइट हो गया, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन. वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. हमें एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है, जो उनकी स्वतंत्रता है, उसको भी बचाना है. एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, कि इजीली अगर उन्हें इस रिलीजन में प्रैक्टिस नहीं करना, म्यूचुअल मतलब एक खुद से है कि हमें नहीं प्रैक्टिस करना भी रिलीजन, हमें दूसरे में कन्वर्ट होना है, तो वो कर सकते हैं. कोई फोर्सफुली हमें नहीं करवा सकता. ये हमने देख लिया कि फोर्सफुली नहीं करवा सकते, बट आप अगर खुद चाहते हैं ये चीज़ तो आप कर सकते हैं. Embrace another religion or have the freedom to interpret religious teaching. Embrace other religion और खुद मतलब कुछ I'm so sorry, खुद के हिसाब से जो रिलीजन की टीचिंग्स होंगी उन्हें अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, अपने मुताबिक या अपने बेनिफिट के हिसाब से उसे बताने लगेंगे. लेट अस टेक द प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी जो है इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है इस चीज़ का. कि अगर अनटचेबिलिटी तो एक ही कास्ट में थी ना, एक पर्टिकुलर हिंदू कास्ट में ही तो थी वो, उसमें तो ऐसा नहीं था ना कि 2-3 रिलीजन मिलके कर रहे हैं, नहीं, उसमें तो एक पर्टिकुलर हिंदू कास्ट में ही चल रहा था वो सब चीज़, मतलब हिंदू रिलीजन में ही चल रहा था कास्ट बेसिस. अगर उसमें क्या होता कि हिंदू में जो मेजॉरिटी वाले हैं उनको ही सारी पावर मिल जाती या सारी स्टेट पावर मिल जाती, तो अपने हिसाब से वो चीज़ों को वो करते इंटरप्रेट, उनके हिसाब से फिर वो जो अनटचेबिलिटी थी वो हमारे लिए कभी ख़त्म करना इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि उनके हिसाब से वो चीज़ तो परफेक्ट है, उन्हें तो वो सही लग रही, तभी वो लोग तब प्रैक्टिस कर रहे थे. इसलिए व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म. ऑब्जेक्टिव बताए हैं कि सेक्युलर स्टेट के कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर फॉलोइंग. से स्टेट सेक्युलर कैसे बन सकता है आफ्टर फॉलोइंग दिस, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर. एक पर्टिकुलर रिलीजन कोई दूसरे को डोमिनेट ना करे. दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन. एक तो हो गया बात कि एक अलग रिलीजन एक दूसरे रिलीजन पे डोमिनेट ना करे. एक तो खुद ही के रिलीजन में खुद ही के रिलीजन के लोगों को डोमिनेट ना करे. इंटर रिलीजन, इंट्रा रिलीजन, ए और बी, एक ए कोई रिलीजन एक बी कोई रिलीजन है, एक ए कोई रिलीजन और एक ए रिलीजन है और ए ही रिलीजन वाला अपनी ही रिलीजन के लोगों को डोमिनेट ना करे. ओके. स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. स्टेट जो इम्पोज ना कर दे, कोई ऑफिशियल रिलीजन ना बता दे अपने स्टेट का, अपनी कंट्री का, या तो लोगों से उनका जो रिलीजियस फ्रीडम है वो ना छीने, तो चीज़ें सही चलेंगी. द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट. इंडियन स्टेट ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की है टू प्रिवेंट द डोमिनेशन. फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन. The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. ओके, तो क्या बोल रहा है कि हमारा जो स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के द्वारा जो है रूल नहीं हो रहा है, ना ही हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं. हमारे लिए हर रिलीजन इक्वल है. ओके, ये एक पॉइंट हो गया कि कैसे इंडिया प्रिवेंट कर रहा है इस डोमिनेशन को. गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन. गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी तरीके का रिलीजन. हमने अभी जो 28 आर्टिकल में देखा था, इसमें हमने प्रोविजन वो देखे थे कि होली एड जो हो या होली ओन्ड हो पार्शियली या ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट से द्वारा हो, तो हमने चीज़ें देखी थी. वैसे ही गवर्नमेंट अगर ओन्ड है तो वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो सकती है. दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल. प्राइवेट स्कूल में ये रूल अप्लाई नहीं होता है. जैसे क्रिश्चियन स्कूल है, वो अपनी प्रेयर्स में क्रिश्चियनिटी बताएंगे, या मदरसा है वो लोग बताएंगे अपने मुस्लिम रिचुअल, उनकी इस्लाम की टीचिंग्स बताएंगे, राइट. सेकेंड वे इज थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. एक तो था कि हमने पहले सपोर्ट नहीं किया किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को. सेकेंड वे है कि इंटरफेयर ना करें किसी भी रिलीजन में. Means that in order to respect the sentiments of our religion and not interfere with the religious practices, the state makes certain exception for particular religion. जो है certain exceptions बना देता है for particular religious communities. जैसे कि
जो पंजाबी लोग, सिख लोग होते हैं, वो लोग टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है हेलमेट पहनना उसके ऊपर, तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि आप हेलमेट ना पहने तो चलेगा, ओके। अब उनने ये तो नहीं बोला कि अपनी पगड़ी उतार दीजिए, लेकिन हेलमेट ज़रूर पहनिए। अब उनने समझा कि उनका जो पगड़ी है वो एक इनकी रिलीजन की एक बहुत बड़ी वो है, मतलब हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी है, एक बहुत प्रीशियस प्रैक्टिस है, उसे वो नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए उनने क्या करा, कॉम्प्रोमाइज़ किया। उनने बोला कि ठीक है मत पहनिए, चलेगा। एक्सेप्शन इन लॉज आर अलाउड। थर्ड वे क्या हो गया, थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। थर्ड वे गया इंटरवेंशन, इंटरफेयर करने से। दिस इज गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन डोमिनेट अदर रिलीजन विद इन इट। जब हमारे यहाँ पे अपर कास्ट लोअर कास्ट पे डोमिनेट करती है, तब गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया था, तभी जाके वो अनटचेबिलिटी कम हुई थी, ख़त्म हुई थी। अनटचेबिलिटी का भी आर्टिकल है हमारे यहाँ पे, आर्टिकल 17, abolition of untouchability, okay. Article 17 talks about abolition of untouchability. In order to prevent this religion based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian constitution bans untouchability. ठीक है, हमने देख लिया कौन सा आर्टिकल में, 17 फंडामेंटल राइट्स में, पार्ट 3 में। In this stands the state intervening in religion in order to end a social practice that it prevents, believes, discriminates and excludes, and that violates the fundamental right of lower caste who are citizen of this. Okay, स्टेट ने क्यों इंटरवेन किया था, इसलिए किया था क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि जो लोअर कास्ट पीपल है उनके साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, उनको उनका बेसिक राइट ही नहीं मिल रहा है, उनके बेसिक राइट से वो एक्सक्लूड हो रहे हैं। Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance of rights respected, the state may have to intervene religious based personal laws of communities. Personal laws में भी जो हमारे यहाँ पे हर रिलीजन के पर्सनल लॉज होते हैं, मैरिज को लेके, अडॉप्शन को लेके या सक्सेशन, इन सब चीज़ें, डिवोर्स, इन सब चीज़ों को लेके हमारे यहाँ पे पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, यहाँ पे रिलीजन की बात, जैसे हमने जो ट्रिपल तलाक की बात की थी वो भी मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे बेसिक राइट खत्म हो रहा था, विमेंस का खत्म हो रहा था। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के सिस्टम में भी इंटरवेन करती है वो, क्योंकि ऑब्वियसली तो उसमें दिख रहा है उन्हें कि सपोर्ट की ज़रूरत है, लोगों को डोमिनेट किया जा रहा है कैसे ना कैसे करके। The Indian Constitution grants the rights to religious communities to set up their own schools, colleges. It also gives them financial aid on the non-preferential basis. Indian Constitution जो है grant करती है right religious communities को कि आप अपने जो religion को लेके है अपना school, college या educational institution खोलिए, हम पैसा देंगे। Partial aid, instruction, Article 28. Okay. In what way is Indian secularism different from that of other democratic countries? ये क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं एनसीईआरटी में, जिसको मतलब इसका आंसर बहुत उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ये हम बहुत लिख सकते हैं, हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में हम लोग लिख सकते हैं इन सब पॉइंट्स को। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जैसे हमें पता है कि हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, हमने हर जगह से छोटे छोटे पॉइंट्स लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट किया था, उन्हें इनकॉर्पोरेट किया था। वैसे हमने सेक्युलरिज्म किया, वेस्टर्न कंट्रीज से हमने लिया उसे। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर टू दोज दैट आर, जो हमने अभी ऑब्जेक्टिव देखे ये तीनों तो सेम है उसमें भी, वेस्टर्न में भी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस प्रोहिबिट्स लेजिस्लेचर, यहाँ पे बता रहे हैं यूएस का एक एग्जाम्पल, जहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था तो उनने क्या बनाया कि उन्हें प्रोहिबिट कर दिया लेजिस्लेचर को लॉज बनाने से रिस्पेक्टिंग और एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन को लेके जो है लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा। प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज ए, लेजिस्लेचर को ये राइट भी नहीं था कि वो किसी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन बता सके। नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को भी प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। इन यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नॉट
अब इधर पे क्या बात आ गई, यूएस का सेपरेशन हुआ तो ये हुआ कि या ना ही स्टेट किसी रिलीजन पे अपना वो दिखाएगा, इंटरफेयर करेगा उनके मैटर्स में, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन के मैटर में, और रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट के मैटर में। ओके ये चीज़ आई क्यों थी, ये वाला एक मैं बता देती हूँ कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में इस चीज़ को लेके। यूरोप में क्या होता था कि जो चर्च के पॉप्स होते हैं, पॉप यानी कि वहाँ के जो फादर होते हैं पॉप वगैरह, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने लगे थे एक स्टेट में। एक क्रिश्चियन वहाँ का जैसे एक बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में वाला रिलीजन है, राइट। तो अगर वहाँ के जो किंग होंगे ना, अगर वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और उनने पॉप की जो अंडर है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या करेंगे, पॉप कंप्लीटली उस स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी किंग रूल निकाल रहा है, वो किंग मतलब किंग का रूल निकालना इज ऑफ नो सेंस। पॉप अपने हिसाब से बताता है कि आप ये निकालो, आप ये करो, वो एक तरीके से पूरा का पूरा जो स्टेट का पावर था एक रिलीजन के पास चला गया, किसे, क्रिश्चियनिटी के पास, पॉप के पास चला गया। रोमन कैथोलिक चर्च थे उन पे चला गया था। बाद में ये चीज़ें जब रियलाइज़ हुई कि ये गलत हो रहा है, तब फिर वहाँ पे रिफॉर्मेशंस आए और वो चीज़ उनका जो पॉप का वो था डोमिनेशन उसे कम कर दिया गया, और ये डिफरेंस लाया गया कि ना ही स्टेट रिलीजन के अफेयर्स में इंटरफेयर करेगा, ना ही रिलीजन स्टेट के अफेयर में इंटरफेयर करेगा। तो हमने एक एग्जांपल देख लिया पॉप का, जो कि यूरोप में था, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। नाउ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। इंटर रिलीजियस क्या होता है, एक वो है सोसाइटी, यहाँ पे ए बी सी डी रिलीजन रहते हैं। तो ए जो है वो मेजॉरिटी है, बी सी डी माइनॉरिटी। तो ए क्या करेगा, डोमिनेट करेगा इन तीनों रिलीजन पे। ए बी सी डी चारों रिलीजन अलग हैं, कोई भी सेम रिलीजन नहीं है। इंटर रिलीजन वो जाता है कि अलग अलग रिलीजन को लेके कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेट कर रहा है किसी और को। In our own country, the Constitution declares that every Indian citizen has a right to live with freedom and dignity in any part of the country. एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटर रिलीजियस के। 2700 से ज़्यादा, 2700, 2706 मोर देन दैट मारे गए थे 1984 में। More than 2,706 were massacred in Delhi and many other parts of the country in 1984. The families of the victim feel that the guilty were not punished. 1984 में दिल्ली में 2700 सिखों को मार दिया गया था, और उनकी फैमिली को लगता है कि अभी भी जो गिल्टी है उनको पनिश नहीं किया गया है। फिर आई बात हिंदू कश्मीरी पंडित, सेवरल थाउजेंड हिंदू कश्मीरी पंडित को फोर्स किया था उनकी कश्मीर वैली से निकलने में। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी उसमें देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे परेशान किया गया था कश्मीरी पंडितों को, हिंदू कश्मीरी पंडितों को, कि उन लोग को वो आज भी कई फैमिलीज वहाँ से भाग गई हैं और वो वापस आई नहीं है वहाँ पे। जो उनका एक तरीके से हम बोल सकते हैं बचपन से वहाँ रही थी, स्टिल वो वहाँ पे रहना प्रेफर नहीं कर रहे या सेफ फील नहीं करते। तो एक बात हो गई हिंदू कश्मीरी पंडित, एक सिख की हो गई। तीसरा देखते हैं हम, मोर देन 1000 मुस्लिम्स वर किल्ड इन गोधरा राइट इन गुजरात 2002 में गोधरा राइट हुआ था गुजरात में, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा मुस्लिमों को मार दिया गया था। ठीक है, इन ईच केस अब क्या सेम है, सिमिलर क्या है इन तीनों एग्जाम्पलों में, कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को पकड़ा गया और उस पर अत्याचार या डोमिनेशन या उसे मार दिया गया, किलिंग हुई, मैसिव किलिंग की गई। ये चीज़ तीनों में दिख रही है कॉमन, कि क्या बेसिस लिया गया तीनों में, क्या बेसिस हमें दिख रहा है, रिलीजन का। रिलीजन एक बहुत बड़ा बेस बन सकता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का। मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में भी कही थी जब हम लोग स्टार्ट करे थे इस चैप्टर को। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। अब इंट्रा रिलीजियस क्या हो जाता है कि ए रिलीजन है वो डोमिनेट कर रहा है ए रिलीजन के लोगों को ही। कोई रिलीजन है ए, वो अपने ही रिलीजन के लोगों को डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे किसी दूसरे के रिलीजन को नहीं किया जा रहा है, खुद ही के रिलीजन के लोगों को किया जाता है। हम किसी भी रिलीजन में देखें, XYZ कोई भी रिलीजन देखें, हम कभी ये नहीं देखते कि मेन और वुमेन को इक्वल रखा जा रहा है। हमेशा मेन को ऊपर, वुमेन को नीचे रखा जाता है, राइट। ये चीज़ें देखी जाती है कि कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है लोअर कास्ट हाई कास्ट पीपल में इन द सेम रिलीजन ओनली।
Some people believe that religion is merely the opium of masses. Opium of masses है. And that one day when the basic need of all are fulfilled and they lead a happy and contented life, religious will disappear. एक मतलब माना जाता है कि it's an opium of masses. जब लोगों को उनकी बेसिक नीड, उनकी जो सारी नीड्स है वो फुलफिल हो जाएंगी, तब उनको क्या है, दे विल लीड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ. बहुत खुशियों भरी वाली जिंदगी उसके बाद से वो जीने लगेंगे. रिलीजन विल डिसअपेयर. वहाँ उस तरफ से रिलीजन का जो है, धर्म का आधार है, खत्म हो जाएगा. क्या ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल भी है कि रिलीजन का चीज़ खत्म हो जाए? नहीं है. Such a view comes from an exaggerated sense of human potential. It is unlikely that human beings will ever be able to fully know the world and control it. क्या कभी भी ये हो पाएगा कि कभी भी लाइफ में कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बेसिक नीड सारी पूरी हो गई है? नहीं. आपका एक्सीडेंट होगा, आपको चोट लगेगी, आप इमॉर्टल, कभी इमॉर्टल तो हो नहीं सकेंगे, कभी ना कभी तो मरेंगे भी. तो कैसी चीज़ें होंगी? डिजीज़ कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड. डिजीज़ कम्प्लीटली नहीं ख़त्म हो सकती. एक्सीडेंट, लक, ये सब चीज़ें चलती रहती है. सेपरेशन एंड लॉस आर एंडेमिक. सफरिंग जो है पार्ट है हमारी लाइफ का. सफरिंग इज़ मैन मेड. सफरिंग क्रिएट ही हमारी डिज़ायर्स से होती है, हमारी इच्छा से होती है. जो हम डिज़ायर करते हैं उसके बाद से जो हमारी सफरिंग चालू होती है, एक चीज़ बोल सकते हैं. रिलीजन, आर्ट, फिलॉसफी. फिर हम जब ऐसी दुविधाओं में होते हैं, ऐसी परेशानियों में होते हैं, तब हम किसका पाथ लेते हैं? रिलीजन का, आर्ट का, फिलॉसफी का, यानी कि भगवान का रास्ता, धर्म का रास्ता हम फिर पकड़ लेते हैं. टू सर्च सफरिंग, सेक्युलरिज्म टू एक्सेप्ट दिस एंड देयरफॉर इट इज नॉट एंटी रिलीजियस. However, religion has its share of some deep-rooted problem. Religion has its some deep-rooted problems. Religion share some deep-rooted problems. Religion खुद एक शेयर करता है, मतलब is a part कि उसकी वजह से कितनी ज़्यादा deep-rooted, यानी कि कितनी ज़्यादा कैसे बोले, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मतलब क्रिएट कर सकता है एक तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, वन कैन हार्डली थिंक ऑफ रिलीजन दैट ट्रीट्स इट्स, मैंने बोला था जो बात है कि ट्रीट इट्स मेल एंड फीमेल इक्वल फुट. इन रिलीजियस सच एज हिंदू, मोस्ट सेक्शन फेस परसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन. दलित के बारे में कि दलित को कितना ज़्यादा पहले होता था कि दलित को जो है मंदिरों में एंट्री नहीं मिलती थी, उन्हें पढ़ने को नहीं था, क्या पढ़ाई नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें थी. वुमेंस को एंट्री नहीं थी पहले, तो इवन तो उन्हें पहले पढ़ने की भी आज़ादी नहीं थी कि वेद वगैरह वो पढ़ सकें. फिर लेटर ऑन वो चीज़ें चालू हुई थी कि उन्हें सुनना स्टार्ट किया, फिर सुनने के बाद उन्हें लिखना स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ें फिर आई. वहाँ से इवोल्यूशन हुआ वुमेन्स की स्टडीज़ का, एजुकेशन का. When religion is organized, it is frequently taken over by its most conservative faction. Secular state. Okay. सेक्युलर स्टेट, किस स्टेट को हम बोलेंगे कि हाँ ये सेक्युलर, यहाँ पे प्रॉपर सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जा रहा है? परहैप्स टू हमको अगर करना है कि एक स्टेट में रिलीजियस डोमिनेशन नहीं हो, तो हमें प्रॉपर म्यूचुअल एनलाइटमेंट लाना पड़ेगा. रिलीजियस के बीच, रिलीजन के बीच में म्यूचुअल जो है रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा कि वो टॉलरेट कर पाए एक दूसरे को. इवन हम बताती हूँ एक चीज़ कि अशोका के जो अशोका जो थे, उनमें एक 12th रॉक एडिक्ट, उनका जो था 12th रॉक एडिक्ट, उसमें उन्होंने लिखा था दैट देयर शुड बी एन इक्वालिटी बिटवीन ऑल रिलीजन. उसमें ये चीज़ बताई गई है कि हर रिलीजन के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, हर कोई एक दूसरे को मतलब इक्वालिटी की नज़र से देखे. ऐसा नहीं कोई रिलीजन ऊपर और कोई रिलीजन नीचे, राइट. इट सेज दैट वहाँ वो टॉलरेंट किंग थे कि हर रिलीजन को उनने प्रेफरेंस दिया, ऐसे नहीं किया कि किसी एक रिलीजन को ही प्रेफरेंस दिया. उनने ये भी कहा था कि इवन अगर हम किसी रिलीजन को डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि हम हमारे खुद का बुरा सोच रहे हैं, अगर हम किसी सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हैं दूसरे रिलीजन को, तो हम हमारे लिए ही बुरा कर रहे हैं, हमारे लिए ही गड्ढा खोलते रहे. एक तरीके से ये बातें की गई थी. एजुकेशन इन वन वे ऑफ हेल्पिंग टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल. एजुकेशन एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप लोगों का माइंडसेट बदल सकते हैं. अब जैसे कहें जो अनएजुकेटेड लोग हैं, क्या उन्हें ये चीज़ें समझ आएगी कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, राइट क्या होते हैं,
कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, उन्हें समझ आएंगी ये चीज़ें? नहीं आएंगी। जितना पढ़े लिखे लोगों को आएंगी। हमें समझ आएगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई, क्या क्या प्रोविजन बताए गए हमारे बेटरमेंट के लिए, राइट? ये सारी चीज़ें आ गई। इंडिविजुअल एग्जाम्पल ऑफ शेयरिंग एंड म्यूचुअल हेल्प कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग प्रेजुडिस। हमारा जो है म्यूचुअल शेयरिंग, हम हेल्प करें, कंट्रीब्यूट करें, तो मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि प्रेजुडिस खत्म हो सकता है। कम्युनिटीज़ के बीच में जो हमने बना रखा है कि वो पर्टिकुलर रिलीजन ख़राब है या वो पर्टिकुलर रिलीजन के लोग तो ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ हमने बना ली है पहले से हमारे दिमाग में, हमने क्रिएट करके रखी है। एक और क्वेश्चन है कि हाउ शुड अ स्टेट प्रिवेंट डोमिनेशन बाय एनी रिलीजियस ग्रुप। कैसे एक स्टेट किसी भी स्टेट का प्रिवेंट करता है डोमिनेशन बाय एनी रिलीजियस ग्रुप। फॉर अ स्टार्ट, कोई भी रीजन, कोई भी स्टेट अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के द्वारा जो है उधर का शासन होगा या रूल होगा ना पर्टिकुलर रिलीजन से, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेशन देखा जाएगा, क्योंकि वो तो ये चाहेगा ना कि उसके रिलीजन के लोगों का जो हो डेवलपमेंट हो या उसके रिलीजन के जो प्रैक्टिसेस है वो ज़्यादा फैले, लोग फॉलो करें। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफर करने वाला नहीं आता, तो वो हर किसी को इक्वल देखेगा, हर रिलीजन को इक्वली देखेगा वो। अदरवाइज कोई जो अगर पर्टिकुलर रिलीजन का तो अपने रिलीजन को तो यहाँ देखेगा लेकिन बाकी रिलीजन्स को यहाँ देखेगा, ये चीज़ें आ जाती है। अ स्टेट गवर्न डायरेक्टली बाय अ प्रीस्टली ऑर्डर इज कॉल्ड थियोक्रेटिक। अगर कोई भी धर्म का जो होता है, जैसे मैंने बताया था कि जो पॉप होते हैं वो अपना एक तरीके से डोमिनेशन दिखाने लगते हैं उस स्टेट में, तो वो चीज़ें क्या कहलाती है? थियोक्रेटिक। उस टर्म को हम कहते हैं थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक स्टेट्स सच एज पैपल स्टेट ऑफ यूरोप, वही पॉप वाली बात, टाइम्स और इन रिसेंट टाइम द तालिबान में भी यही हो रहा है कि तालिबानीज जो होते हैं वो खुद से अपने पर्टिकुलर रिलीजन है वो अपने हिसाब से चला रहे हैं उसको, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी है दूसरे रिलीजन के लोग हैं वहाँ उन पे बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होता है। लैकिंग सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर नोन फॉर देयर हायरार्कीज एंड ऑपरेशन। ओके, सम पीपल थिंक दैट द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन इज सफिशिएंट। या सेपरेशन सिर्फ सफिशिएंट है, इससे सब कुछ हो जाएगा, पीस आ जाएगी कि हमारी स्टेट में, कंट्री में? नहीं आ पाएगी ना, मतलब अकेले से तो इससे तो कुछ नहीं होगा, और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैनी स्टेट्स विथ नॉन थियोक्रेटिक, यानी कि कोई प्रीस्टली क्लास से रूल नहीं हो रहा है, कंटिन्यू टू हैव अ क्लोज अलायंस विद अ पर्टिकुलर रिलीजन, बट कंटिन्यू टू हैव अ क्लोज अलायंस यानी कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन से वो इन्फ्लुएंस्ड है या एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल है इंग्लैंड का 16th सेंचुरी एंग्लिकन। इट इज़ ऑल्सो जो मैंने बताई थी कि रोमन कैथोलिक चर्चेस जो थे उन वहाँ के जो हेड होते थे पॉप, वहाँ का जो डोमिनेशन दिखा रहे थे, वो अपना कंट्रोल दिखा रहे थे कंप्लीट स्टेट के ऊपर, वो चीज़। आज के टाइम में पाकिस्तान हैज़ वहाँ पे कौन रहता है? सुन्नी इस्लाम, सुन्नी मुस्लिम होते हैं, इस्लाम होते हैं, जो वहाँ पे पर्टिकुलरली रहते हैं पाकिस्तान में। To be truly secular state must not only refuse to be theocratic but also have no formal legal alliance with any religion. हमें theocratic भी नहीं होना, किसी के साथ legal alliance भी नहीं बनाना है। A secular state must be committed to principles and goals which are at least partially derived from non-religious sources. Principles जो होते हैं हमारे state के वो non-religious sources से हों तो better होगा। These ends should include peace हो, religious freedom from religiously grounded oppression, discrimination, exclusion, ये सारी चीज़ें बताता है। यानी कि जो इंटर रिलीजियस या इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन आ रहा है उसको ख़त्म करना, इक्वालिटी लाना उनके बेसिस पे भी। नाउ द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, हमने जैसे देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से ली गई हैं, तो जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है बीच में ही कंटेंट के कि क्या सेम है हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म इज सेम एज द वेस्टर्न, क्या हमने सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमारे में? तो ऐसा नहीं, हमने कोई भी प्रोविजन सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने उसको लिया है लेकिन उसको डिज़ाइन अपने हिसाब से करा, हमारी कंट्री की नीड के हिसाब से उसे लाया है।
Okay, all secular states have one thing in common, they are neither theocratic. जो democratic या secular states हैं वहाँ पे theocratic नहीं होगा, established नहीं होगा कोई religion, मतलब कोई official religion नहीं होगा. State will not intervene, state intervene नहीं करेगा. स्टेट तो इंटरवेन नहीं करेगा रिलीजन में, रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट के अफेयर्स में. कोई पॉलिसी एक्सक्लूसिवली कोई पॉलिसी रिलीजन को पर्टिकुलर रिलीजन को लेके नहीं होगी, या कोई रिलीजन क्लासिफिकेशन किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के बेसिस पे नहीं होगा. ये तो 2 पॉइंट बता रहे हो चीज. सिमिलरली द स्टेट कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में एड नहीं करते हैं ये. इट कैन नॉट गिव फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे वेस्टर्न में तो कम्प्लीटली सेपरेट है, ऐसे नहीं वो कभी भी इंटरवेन भी नहीं करते हैं वो लोग तो. नॉर इट कैन हिंडर द एक्टिविटीज ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, कभी भी कोई इंटरवेयर करके कोई पॉलिसी लाके या किसी भी तरीके से हिंडर नहीं कर सकते एनी प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या कम्युनिटी, as long as they are within the broad limits set by the laws of the land. If a particular religion forbids the entry of some of its member, okay, अब एग्जाम्पल दे कि कोई अगर मंदिर है, कोई रिलीजन है, वो मना कर रहा है कि इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हमारे मंदिर में नहीं आ सकते, तो ऐसे में जो स्टेट है वो कुछ नहीं करेगा. दे जस्ट सिट एंड वॉच, दे विल डू नथिंग. ठीक है, दे आर जस्ट, इवन अगर वो बोल दे कि इस मंदिर में वुमेन्स अलाउड नहीं है, तो उस टाइम पे भी स्टेट कुछ नहीं करेगा. स्टेट से देखेगा, बैठेगा और देखेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा उन रिलीजियस मैटर्स के बीच में. दिस कॉमन कंसेप्शन इंटरप्रेट्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी इन. ओके, अब वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में कैसे इंटरप्रेट होती है लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे ये चीजें बता जाती हैं. ओके, अब बात करते हैं हम इंडियन सेक्युलरिज्म की. मॉडर्न हमने देख लिया कि कैसा था. एंड में जो है डिफरेंस मैं बता दूंगी दोनों का. समटाइम इट इज सेड दैट इंडियन सेक्युलरिज्म इज एन इमिटेशन बोलते हैं कि सिर्फ प्रॉपर इमिटेशन है तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का, बट ऐसा नहीं है. हमने इसको हमारे हिसाब से इंटरप्रेट करके हमने हमारे हिसाब से इसको इंक्लूड करा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इंडियन सेक्युलरिज्म डज नॉट ओनली फोकस ऑन चर्च स्टेट, हमारे यहाँ पे सिर्फ चर्च स्टेट का सेपरेशन नहीं देखा जाता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि इक्वालिटी रहे. इंटर रिलीजियसली इक्वालिटी, इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी, दोनों बेसिस पे हम क्या लाएं? इक्वालिटी लाएं हमारी सोसाइटी में, रिलीजन के बेसिस पे इक्वालिटी लाएं. देयर वॉज ऑलरेडी अ कल्चर ऑफ इंटर रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया. टॉलरेंस है हमारे यहाँ पे कि हर रिलीजन को हम रिस्पेक्ट करते हैं. हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे वो है डाइवर्सिटी रिलीजन के बेसिस पे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सबको सपोर्ट करते हैं. ओके, Besides, tolerance allows you to put up with people whom you found deeply repugnant. This is a great virtue of societies covering from major civil war. Advent of which Western sharpened these ideas and help us to focus on equality. अब वेस्टर्न आइडियाज़ ने हमें क्या, एक तो ये तो दे ही दिया कि आप सेपरेट कर दो स्टेट को, इवन उन्होंने ये भी बता दिया कि इक्वालिटी भी रखो. हमने ये चीज़ पे भी फोकस किया कि हम इक्वालिटी भी रखनी है. हमें ये नहीं करना है कि सिर्फ रिलीजन से अलग होना है, उसमें स्टेट पावर को इंक्लूड नहीं करना है, बट उन्हें इक्वालिटी भी देनी है सोसाइटी में. ऑल्सो आई शेयर आइडियाज ऑफ द इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी टू रिप्लेस द नोशन ऑफ हिरार्की. हिरार्की का बेसिस था जैसे पहले कि अपर कास्ट ऊपर, लोअर कास्ट पे बहुत ज़्यादा डोमिनेशन, वो चीज़ भी खत्म करनी थी. ओके, इंडियन सेक्युलरिज्म इक्वली अपोज द ऑपरेशन ऑफ दलित वुमेन विद इन हिंदुइज्म. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम मेन स्ट्रीम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. हमने सिर्फ रिलीजन को फॉलो नहीं किया, इवन जो दलित हैं, वुमेन हैं, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे भी ख़त्म किया. ये एक जो है बेसिक पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन दी वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म. इंडियन सेक्युलरिज्म डील्स नॉट ओनली विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बट ऑल्सो विद द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी. सिर्फ रिलीजन के बारे में हम बात नहीं करते फ्रीडम की, बट जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी अपलिफ्ट करना है, उसे भी फ्री करना है, उसे भी इक्वालिटी लानी है, देनी है. ओके, यहाँ पे बात होगी लाइकवाइज रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑल्सो हैव द राइट टू एग्जिस्ट एंड टू मेंटेन देयर ओन कल्चर एंड एजुकेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन. जब हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तब हमने देखा था कि आर्टिकल 29 से 30, 29 और 30 बात करते हैं माइनॉरिटी के बारे में.
माइनॉरिटी अपना कल्चर प्रिजर्व कर सकती है, अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकती है, ठीक है. थर्ड डिफरेंस क्या है, सेकुलर स्टेट मस्ट बी कंसर्न इक्वली विद इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन. ओके, अनटचेबिलिटी को हमने बैन किया था, सेवरल लॉस अबॉलिशिंग, इवन हमने क्या अबॉलिश किया, चाइल्ड मैरिज, सती प्रैक्टिस, लिफ्टिंग द टैबू ऑन द इंटरकास्ट मैरिज. पहले तो इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं थी, लेटर ऑन ये भी अलाउड होने लगी. इसको मतलब प्रैक्टिस इसकी कॉमन हो गई एक तरीके से. सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट इट इज नाइदर थियोक्रेटिक, ना ही हमारा थियोक्रेटिक है, ना ही हमने किसी रिलीजन को ऑफिशियल माना है, इसलिए हमारे यहाँ पे इक्वल है सब. हमने कौन सी पॉलिसी अप्लाई की है, सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी अप्लाई की रिलीजियस इक्वालिटी के लिए. ओके, दस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश, मेंटेन. ओके, हम बात कर ली हमने ये चीज़ के आर्टिकल्स में. इक्वल रिस्पेक्ट फॉर इक्वल फॉर ऑल रिलीजन, क्या होना चाहिए, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये होता है सेक्युलरिज्म का. इफ बाय दिस फ्रेज इज मेंट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस of our religion or inter-religious toleration, then this will not be enough because secularism is much more than mere peaceful coexistence. अगर यही एक है peaceful coexistence का मतलब, तो नहीं, secularism इससे ज़्यादा है. just not mere with peaceful coexistence and tolerance. but this phrase means, actual meaning क्या है इस phrase का, तो वो ये है यहाँ से आता. equal feeling of respect towards established religion and their practice. हर religion को हमें respect करनी है, उनकी practices को respect करनी है, equal protection, equality सब देना है उन्हें. Indian secularism allows for principal state intervention in, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अगर कोई तरीके का डोमिनेशन देख रहे हैं या गलत वो देख रहे हैं, तो हमारा इंडिया का जो गवर्नमेंट है, वो स्टेट है, वो इंटरवेन करता है. जैसे कि हमारे यहाँ पे जो कास्ट बेस्ड हायरार्कियल था, अपर कास्ट मतलब ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो जो हायरार्की था उसमें हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि शूद्र के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार हो रहा था. तो हमने चीज़ें चेंज की थी, रिफॉर्म किया था, बैन कर दिया. ये डिफरेंसेस आता है इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. स्टेट कैसा है, न्यूट्रल है, ऐसा नहीं हो रहा कि कंप्लीटली सेपरेट हो जा रहा है, बट कभी ना कभी इंटरफेयर करता है. वेस्टर्न में क्या होता है, कंप्लीट सेपरेट है, उनको मतलब नहीं है आपके रिलीजन में क्या था, उसमें ना ही स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, ना ही रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर करेगा, तो कंप्लीटली अलग है. ये है पॉजिटिव रिलेशन. जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो बताता है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन. कभी जब सही लगे सिर्फ तभी वो इंटरफेयर करता है, अदरवाइज अननेसेसरीली इंटरफेयर नहीं करता. बट यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, जैसे कि क्योंकि वहाँ पे कंप्लीटली नॉन इंटरवेन पॉलिसी है, नॉन इंटरफेयर की. नॉन इंटरफेरेंस की कंप्लीटली पॉलिसी है. यहाँ पे आ जाता है नो क्लियर डिस्टिंक्शन, कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं बनाएगी कैसे जो है डिवीजन होगा स्टेट और उसका. क्लियर है कि हमें नहीं आना तो हम नहीं आएंगे. फिर क्या बता रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बाय पर्सनल लॉज. इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या पर्सनल लॉज हैं, हमारे यहाँ पे पर्सनल लॉज से जो है चीज़ें रूल होती है. यहाँ पे है सिंगल यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ, यानी कि एक सेट ऑफ लॉ ने बना दिया है कि यही जो लॉ है वो हर रिलीजन पे लगेगा. जैसे कि हमने बात की थी शायरा बानो केस की, ट्रिपल तलाक की. ये एक तरीके का था तो पर्सनल लॉ, इसको हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था. ट्रिपल तलाक को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था. इसकी जगह अगर हम भी यूसीसी ला देते, तो जो यूसीसी का प्रोविजन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहाँ पे जो है एक सेट ऑफ लॉ बता दिए जाएंगे हर रिलीजन के लिए और उनको सबको फॉलो करना पड़ेगा. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल्दो मेंशन है ना, आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी. आर्टिकल 44 डीपीएसपी में, ठीक है, ये मेंशन्ड है यूसीसी को लेके कि
लेकिन हमने यूसीसी ना लाते हुए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। उससे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आर्टिकल 26 से कि हमारा फंडामेंटल राइट है, फिर भी आपने हमारा वो कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, डिफरेंस हो गया। अब देख लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म को जो है, इंडियन सेक्युलरिज्म को, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कहीं ना कहीं तरीके से कि यहाँ पे ऐसी चीज़ है तो ये गलत है। लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि गलत है, इंडियन सेक्युलरिज्म में ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें गलत है। उन्होंने 4-5 पॉइंट बता दिए। मैं पहले पॉइंट एक बार बता देती हूँ, फिर उनके अंदर का डिस्कस हम करेंगे। तो पहला है एंटी रिलीजियस, दूसरा है वेस्टर्न इम्पोर्ट, तीसरा बात करता है माइनॉरिटिज्म को, चौथा बात करता है इंटरवेंशनिस्ट, एंड द फिफ्थ टॉक्स अबाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये 5 पॉइंट है हम जो देखेंगे कि ये कैसे क्रिटिसिज्म बन रहा है इंडियन सेक्युलरिज्म का। ये बताया जा रहा है कि ये जो है सेक्युलरिज्म जो है इंडिया का, वो क्रिटिसिज्म है। हम देख लेते हैं अच्छे से। पहला क्रिटिसिज्म क्या है लेके, एंटी रिलीजियस। It is often argued that secularism is anti-religious. We hope to have shown that secularism is against institutionalized religious domination. This is not same as being anti-religious. Similarly, it has been argued by some that secularism threatens religious identity. Secularism promotes religious freedom, equality. Hence, it clearly protects religious identity rather than threatens it. Of course, it does undermine some forms of religious identity. Those which are dogmatic, violent, fanatical, exclusivist, and those which foster hatred of other religions. अब इनने क्या बोल दिया कि एंटी रिलीजियस प्रैक्टिस है सेक्युलरिज्म एक तरीके से। क्यों? क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, या एक रिलीजन, कोई भी हम रिलीजन जो भी हम फॉलो करते हैं उसको एक ऑफिशियल रिलीजन का नाम नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये चीज़ एंटी रिलीजियस हो गई। कैसे हो गई? जबकि हम तो क्या कर रहे हैं, हर रिलीजन को इक्वल रख रहे हैं, हर किसी को इक्वालिटी दे रहे हैं, पीस हारमोनी बनी रहे, वो चीज़ का हम ट्राई करें, फिर कैसे हो गई ये चीज़ें? ये बात आती है यहाँ पे। तो ये तो गलती हो गया ना, ये तो साफ दिख रहा है हमें कि ऐसा तो नहीं है, एंटी रिलीजियस तो हम लोग हैं ही नहीं। हमारे यहाँ पे तो हर रिलीजन को इक्वल रखा जाता है, टॉलरेंस ही है बल्कि हमारे यहाँ पे। अगर कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में भी कि वो डोमिनेट कर रहा है किसी और को अपने ही इंट्रा रिलीजन में, तो हमने उस चीज़ को बैन करवाया, अनटचेबिलिटी हो गई, कितनी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फिर भी क्या ये एंटी रिलीजियस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट इज वेस्टर्न इम्पोर्ट। फर्स्ट वन इज एंटी रिलीजियस एंड द सेकंड वन इज वेस्टर्न इम्पोर्ट। इट इज सेड दैट सेक्युलरिज्म इज लिंक्ड टू क्रिश्चियनिटी। इनने कहते हैं कि सेक्युलरिज्म इज कंप्लीटली लिंक्ड टू क्रिश्चियनिटी। तो आप कैसे फॉलो कर सकते हो, इंडियन कैसे फॉलो कर सकती है? तो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, दैट इट इज वेस्टर्न एंड देयरफॉर अनसूटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अनसूटेड है इंडियन कंडीशन के लिए। उनने कह दिया कि ये तो वेस्टर्न से लिया गया है। उनका क्या था, वेस्टर्न में क्यों आया था? क्योंकि उनको हटाना था, सेपरेट करना था चर्च और स्टेट को। उनने बोला कि इंडिया में तो ऐसा जितनी क्रिश्चियनिटी है नहीं, तो आपको क्यों लाना है? ये इंडिया की कंडीशन से तो एकदम अलग है, लेकिन हमने क्या किया, उसको हमारी कंडीशंस में ला के हमारी नीड के हिसाब से हमने उसे फिर लाया। ये चीज़ें हमने की थी। The more important or relevant point is that for a state to be truly secular, it must have end of its own. क्या है सेक्युलर? बल्कि हमें क्या चाहिए, हमने वो चीज़ लाया, एंड। Okay, Western states become secular when at a important level they challenge the control of established religious authority. Can be interpreted differently by different society. The idea of separation can be differently interpreted by different societies. A secular state may keep a principled distance from religion to promote peace between communities and may also intervene to protect the सेक्युलर स्टेट जो है प्रमोट कर सकती है पीस को, उससे कम्प्लीटली सेपरेट रह के या कभी कभी इंटरवेन करके। इवन एक और बात की गई है कि ज़ीरो तो इंडिया में इन्वेंट हुआ है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ कैसे उसे यूज़ कर रही हैं, ये भी बातें आती हैं कि ऑब्वियस आता है ना, ज़ीरो हमारे इंडिया में इन्वेंट हुआ, तो क्यों वो लोग यूज़ कर रहे हैं इसको नंबर्स में? नहीं कर रहे ना, क्यों क्या ज़रूरत है उनकी फिर करने की? आप लोग अपना नंबर इन्वेंट कर लो, कोई ज़ीरो मत करो। क्यों? क्योंकि वो तो इंडिया ने बनाया है, राइट? ये चीज़ें बात आ जाती हैं। फिर लगा कि ये स्टूपिड लॉजिक है लड़ने का, तो ठीक है, इंडिया ने सेक्युलरिज्म लाया, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से लाया कि उन्हें उसको कैसे लाना है अपनी सोसाइटी में, अपनी कंडीशन के हिसाब से लाया।
India evolved a variant of secularism that is not just an implant from West on Indian soil. Indian soil पे अपने हिसाब से हम इसको लाए थे. The fact is that secularism has both Western and Northwest origin. In West it was the church-state separation. West में किस चीज़ का है? Church और state का separation है. Central में क्या है? In countries such as India, the idea of peaceful coexistence. वहाँ पे क्या था Western में? Church, state, separation. इंडिया में क्या है? पीसफुल को एक्सिस्टेंस, क्योंकि हमारे पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, रिलीजन बहुत ज़्यादा है, तो उनमें जो है हमें पीसफुल को एक्सिस्टेंस लाने की ज़रूरत है, इसलिए हम लाए थे. ठीक है. तीसरा कौन सा पॉइंट आ जाता है? माइनॉरिटिज्म. इन द मिडल ऑफ द जर्नी वन ऑफ द 4 पैसेंजर. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एग्जाम्पल्स, एक दिया है ट्रेन का और एक दिया है सिनेमा हॉल का. मैं दोनों बता देती हूँ. एक जर्नी में क्या होता है, सॉरी एक जर्नी में 4 पैसेंजर जा रहे होते हैं और उसमें से एक को स्मोक करनी होती है, इसको स्मोक करनी होती है. तो सेकंड वाला क्या करता है? ये वाला कंप्लेन करता है कि यार आप मत पियो, यहाँ पे जो हम बैठे हैं हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, आप ऐसे पियोगे तो हम भी बैठ नहीं पाएंगे, हमारी भी खांसियाँ उठेंगी, नहीं बैठ पाएंगे. The other 2 passengers smoked too, but ये दोनों भी जो थे ये दोनों स्मोक कर रहे थे, बट इन लोगों ने चुप रहे. क्यों? क्योंकि इन लोग को आदत है उस चीज़ की, तो वो लोग चुप रहे. क्लियरली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हेयर. अब यहाँ पे तो क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है लोगों के बीच में. सजेशन, वहाँ पे सजेशन क्या दिया गया कि आप वोट कर लो कि यहाँ पे मैं बैठ के पीऊँ कि नहीं पीऊँ. अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये इन 2 लोगों को दिक्कत नहीं है, इसको दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, ये तीनों जीत जाएंगे, 3 लोग तो जीत जाएंगे और एक जो है नहीं पीता वो नहीं जीतेगा. डेमोक्रेसी तो इनने अपनाई ना, कि इनने प्रॉपर वोटिंग की, हर किसी का ओपिनियन जानना चाहा. ओके, द पर्सन इन द माइनॉरिटी लूजेस. अब ये अकेला पड़ गया है, ये तो हार गया इसमें. रिजल्ट अपीयर्स फेयर बिकॉज द प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर इज अडॉप्टेड. Now alter the situation. Suppose that the non-smoker suffers from asthma. Smoking can induce a life-threatening attack to him. अगर ये अस्थमा से होता, अस्थमा होता तो इसको तो लाइफ थ्रेटनिंग इशू हो जाता. ये चीज़ें आ जाती हैं. The most fundamental interest of minority should not be harmed. अब ऐसा ना हो कि इनने डेमोक्रेटिक तो मतलब डेमोक्रेटिक वे तो लिया, लेकिन इसके चक्कर में अगर उसे अस्थमा हो तो मर जाता वहीं, तो क्या उसे लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हो जाती. तो इन जो माइनॉरिटी है ना, इनको हार्म ना पहुंचे किसी भी तरीके का, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है. प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज डन. Indian constitution, minority rights are justified as long as these rights protect their fundamental interest. At this point, someone might still say that minority rights are special privilege which come with cost. अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि वहाँ पे उनने बोला, एक और एग्जाम्पल दिया, why then should such special privilege be given. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक ऊपर आप स्टेज से चले जाओ, वहाँ पे आपको फ्री की टिकट मिलेंगी मूवी की. ठीक है, उनने बोला कि ठीक है चले जाएंगे. अब जितने लोग वहाँ पे बैठे थे, क्या सब फ्री होंगे तो सब चले जाएंगे? शायद चले भी जाए. उसमें से ओके 10 लोग हैं, 10 में से 5 जो हैं ओल्ड सिटीजन हैं, 2 जो हैं वो डिसेबल हैं, 3 ही लोग बचे. तो 3 लोग फ्री हैं, 3 लोग जा सकते हैं. और क्या बना रखा है वहाँ पे? स्टेज बना सकिए कि आपको स्टेज से ही जाना है ऊपर. अब जो ओल्ड सिटीजन और डिसेबल है उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना ऊपर जाना. अब उनके लिए तो आप यार लिफ्ट लगवाओ या कोई स्लाइडिंग वो चीज़ लगवाओ तो जाके वो जा पाएंगे. तो उस टाइम पे हमें इनको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, एक प्रिविलेज देनी पड़ेगी, तब जाके वो राइट्स का उसे इंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. To make a separate arrangement for them is not accord them any special treatment. इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप यू आर जस्ट गिविंग देम अ हेल्प. आप सिर्फ एक तरीके का अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हो कि हेल्प के लिए, कि ये लो इतनी सी हेल्प और आप आगे जाओ. बाकी का काम तो वो खुद ही करेंगे ना, बस आपको एक प्लेटफॉर्म देना है उन्हें. द लेसन इज दैट माइनॉरिटी राइट्स नीड नॉट बी मोर शुड बी व्यूड एज स्पेशल प्रिविलेज. इसको स्पेशल प्रिविलेज ना मानते हुए उनके लिए एक हेल्प माने. Another one is interventionist. Interventionist is
कि जो स्टेट है वो इंटरवेन करती है, बहुत ज़्यादा इंटरवेन करती है हमारी रिलीजन एक्टिविटीज। ऐसा तो नहीं है, वो सिर्फ कभी कभी करती है जब उन्हें लगता है कि हाँ हमें ज़रूरत है। कब कब इंटरफेयर किया? जब जब उन्हें लगा कि रिलीजन में वुमेंस को राइट नहीं मिल रहा, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोअर कास्ट पीपल को राइट ही नहीं है, उनको जो फंडामेंटल बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है वो नहीं मिल रहे हैं, उनके जो सिविल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उनको वो हेल्प नहीं कर पा रहे, तो तब जो है गवर्नमेंट या स्टेट पावर इंटरफेयर करती है। दैट इंटरफेयर्स एक्सेसिवली विद द रिलीजन, ऐसा तो नहीं है, फ्रीडम ऑफ द कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, ये हमने देख लिया पहले कि इंटरफेयर नहीं करती है इंडियन सेक्युलरिज्म में ज़्यादा। फिर आ जाती है वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या होता है कि जब इलेक्शन चल रहा होता है ना, तो जो लड़ रहे होते हैं कैंडिडेट्स, वो क्या करते हैं, हर जगह जाके अपने लिए वोट मांगते हैं। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, कुछ ना कुछ रिलीजन की ऐसी बातें बोल देंगे और उनसे वोट ले लेंगे। एक तरीके से अगर हम देखें तो ये चीज़ सही है, हर कोई अपना काम ही कर रहा है ना, उन्हें तो वोट ही चाहिए, मेन काम तो वही है उनका, वोट लेंगे तब जाके वो आगे कुछ काम कर पाएंगे। अगर उनने एक मतलब बेस लिया है रिलीजन का, तो कुछ गलत नहीं है उसमें। देख लेते, सेक्युलरिज्म एनकरेज द पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक एज एन एम्पेरिकल क्लेम दैट इज नॉट इंटायरली फॉल्स। कंप्लीटली तो गलत नहीं है, एक तरीके से हाँ गलत है। आप रिलीजन को बोलते हो यानी कि आप उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को अपनी तरफ कर तो रहे हो, बट क्या आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाए, फिर वो चीज़ें गलत है, लेकिन कंप्लीटली तो हम उसे गलत नहीं बोलेंगे। फर्स्ट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिशियंस आर बाउंड टू सीक वोट्स, पार्ट है उनकी जॉब का टू सीक वोट्स, ओके। द रियल क्वेश्चन इज व्हाट प्रिसाइसली द वोट इज सॉट फॉर, इट इज द अच्छा, अब ये प्रॉपर क्वेश्चन क्या है कि ये जो वोट है वो किस पर्पज से ले रहे हैं? प्रमोट सोनली हिज सेल्फ इंटरेस्ट और पावर इज टू ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप इन क्वेश्चन। अब वो किस लिए कर रहा है? अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, पावर के लिए, या उस ग्रुप के वेलफेयर के लिए? दो चीज़ें आ जाती हैं। इफ द ग्रुप वोट वर, अगर उनने वोट कर दिया और उनको सेल्फ बेनिफिट नहीं मिला, यानी कि वो सिर्फ पावर लेने के लिए, पैसा लेने के लिए ये सब कर रहा था, उसे कोई मतलब नहीं उस ग्रुप के वेलफेयर के लिए, तो गलत है। इफ द सेक्युलर पॉलिटिशियन हु सॉट द वोट फॉर, उसने सीरियसली उन लोगों के ग्रोथ के लिए अगर वोट लिया तो वो तो एकदम सही हो गया। फिर give them what they want, then this is a success of the secular project which aims after all to also protect the interests of the minority. But what if the welfare of the groups in question is sought at the cost of the welfare of the rights of other group? एक ग्रुप का तो वेलफेयर हो रहा है लेकिन अदर ग्रुप का नहीं हो रहा। फिर what if the interests of the majority are undermined by these secular politicians? माइनॉरिटी वालों को सारे राइट दे दिए, मेजोरिटी वालों के राइट जो हैं वो हो रहे हैं। फिर देन अ न्यू जन, तो फिर एक तरीके से एक नया इनजस्टिस बॉर्न हो जाएगा, मतलब एक तरीके का नया इनजस्टिस हम हमारे ग्राउंड पे देखेंगे। अ न्यू इनजस्टिस इज बॉर्न। In short, there is nothing wrong with vote bank politics, but only with a form of vote bank politics that generate injustice. The mere fact that secular parties utilize vote banks is not troublesome. All parties do. हर पार्टी करती है vote bank politics, तो as such it's not troublesome. बट उसके पीछे का जो उनका उद्देश्य है वो डिपेंड करता है कि यहाँ क्या है, सही में वो वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, अपनी पावर के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ आ जाती है। ओके, तो हमने 5 क्रिटिसिज्म देख लिए, माइनॉरिटिज्म, वोट बैंक पॉलिटिक्स, एंटी रिलीजियस, इंटरवेंशनिस्ट, वेस्टर्न इम्पोर्ट, ये 5 कुछ थे। जबकि हम इन्हें इंसेटिव्स में या जो लोग हैं वो इसको बोल रहे क्रिटिसिज्म, लेकिन हमने जब डिटेल में देखा तो हाँ ये क्रिटिसिज्म नहीं है, एक तरीके से बस बोलने के लिए क्रिटिसिज्म है बट नहीं है उसमें कुछ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, दिस चैप्टर एंड्स ओवर हियर। जो सेक्युलरिज्म है हमने उसको हर एंगल से उसको डिस्कस कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपेयर कर लिया उसको वेस्टर्न से, ठीक है। आई होप सो आई वॉज क्लियर विद माई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।